यूनिट 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने, सुधार करने तथा प्रेषित करने एवं प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इस तकनीक में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग नेटवर्किंग हार्डवेयर तथा आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। आईसीटी को सूचना के कुशल प्रबंधन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह दूरसंचार, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। आईसीटी को दो घटकों में विभाजित किया गया है। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी, जो हार्डवेयर प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर को संदर्भित करती है। दूसरा, सूचना और संचार अवसंरचना, जो भौतिक दूरसंचार प्रणाली, नेटवर्क, आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने के वाली सेवाओं को संदर्भित करती है। विभिन्न क्षेत्रों में आईसीटी के उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग करते हुए शिक्षक ग्राफिक, वीडियो और एनिमेशन का उपयोग करके सबसे जटिल अवधारणा को सरल तरीके से समझा सकते हैं। नोट्स रीडिंग, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट आदि छात्रों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से कहीं से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आईसीटी आधारित शिक्षा छात्रों को कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करती है और उन्हें विभिन्न वेबसाइटों से बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का एक अन्य माध्यम है जिसमें छात्र अन्य छात्रों या प्रशिक्षकों के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण कर सकते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कोविड-19 के दौरान छात्रों को अपनी शिक्षा जारी करने में मदद करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कुछ डिजिटल पहलें हैं: दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा आदि। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीटी रोगों की सुरक्षा, नवीनतम तकनीक में अपडेट करने और आंकड़ों पर ज्ञान रखने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में आईसीटी बीमारियों को कम करने और नष्ट करने के लिए संभावित रोकथाम के उपायों को खोजने में मदद करता है। अस्पताल में आईसीटी का उपयोग चिकित्सा डाटा के इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के लिए किया जाता है। यह आसानी से जानकारी को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। कोविड-19 के दौरान लोगों को स्वस्थ रहने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य एप्लीकेशन हमारे बचाव में आए हैं। वर्तमान में ऐप स्टोर में लगभग 4 लाख हेल्थ ऐप उपलब्ध हैं जो रोगी के उनके स्वास्थ्य और डॉक्टरों के बारे में जानने में मदद करते हैं। अनमाइंड, ओविया हेल्थ, न्यूट्रीमेडी आदि। लाइब्रेरी के क्षेत्र में आईसीटी पुस्तकों की खोज और चयन, आवश्यक आपूर्तिकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आदेश रखने, प्राप्त करने और कंटेंट की रिकॉर्डिंग रखने आदि में मदद करता है। डिजिटल लाइब्रेरी में बिल, रजिस्टर वेंडर को सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में बनाए रखना आसान है। पुस्तकालय में दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में डिजिटल कैटलॉग सबसे कुशल उपकरण है। इसके माध्यम से सूचीबद्ध किए गए सभी पुस्तकों की एक प्रक्रिया फाइल बनाई जाती है। डिजिटल लाइब्रेरी में ई बुक की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे छात्र घर बैठे ही पुस्तकों को पढ़ सकते हैं तथा ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ ई बुक साइट निम्न हैं, उदाहरण बुकबून, फ्री बुक स्पॉट, ओपन लाइब्रेरी, मैनी बुक्स आदि। शासन के क्षेत्र में आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट का सत्यापन कर सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। कई ऐप जो नागरिकों के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए हैं: सी विजिल, उमंग, एम आधार, एम पासपोर्ट आदि। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ। एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित लाभ हैं: संचार की तीव्र गति, रैपिड पेस ऑफ कम्युनिकेशन,
इसके द्वारा जन तथा समय की बचत की जा सकती है, क्योंकि यह जानकारी भेजने तथा साझा करने के लिए बहुत ही तीव्र माध्यम है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकसित होने पर हम कुछ सेकंड में ही मैसेज, ईमेल आदि के से देश विदेश के अन्य लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क साइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान तीव्र गति से किया जा सकता है। जूम, आईएमओ आदि ऐप के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करके फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। दूसरा है लागत प्रभावशीलता। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सूचना का स्थानांतरण बहुत सस्ता व सुगम हो गया है। पहले के समय में फ़ोन के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान या बात करना बहुत महंगा था, लेकिन अब ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से कम खर्च में सूचनाओं को आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। तीसरा है व्यापक उपलब्धता। इस तकनीक के माध्यम से दिन के 24 घंटे तथा सप्ताह के 7 दिन संचार की सुविधा उपलब्ध रहती है। अतः आप किसी भी समय और कहीं भी विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ई-कॉमर्स साइट, अमेज़ॉन, ईबे आदि के द्वारा ऑनलाइन खरीद बिक्री किसी भी समय अपने घर पर बैठकर की जा सकती है। चौथा है नई नौकरियों का निर्माण। आईसीटी का सबसे अधिक लाभ आईटी क्षेत्रों में नई नौकरियों का निर्माण रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम, वेब डिज़ाइनर इत्यादि के पास प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से बनाए गए रोजगार के अनेक अवसर हैं। अतः इंटरनेट के आने से रोजगार के नए आयाम विकसित हो रहे हैं। कुछ साइट के द्वारा नई नौकरियों का निर्माण भी किया जा सकता है, जैसे naukri.com, इंडीड, मॉन्स्टर आदि। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से हानि। डिसएडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ होने के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार में कमी आई है। तकनीकी कौशल से संपन्न लोगों की जगह अब मशीनों और रोबोट से कार्य किया जा रहा है। दूसरा है नौकरी की सुरक्षा का अभाव। वर्तमान में रोजगार के क्षेत्रों में नई नई तकनीकी जुड़ती जा रही हैं। ऐसे में जो लोग इनसे तालमेल बैठाने में अक्षम हैं, उन्हें रोजगार से निकलने का भय हमेशा ही रहता है। तीसरा है गोपनीयता की कमी। ईमेल और सोशल साइट के द्वारा सभी प्रकार की सूचना एक दूसरे को भेजी जा रही हैं, जिसमें ईमेल हैकिंग की घटनाएं व अन्य साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। चौथा है दैनिक जीवन में बाधाएं। वर्तमान में हमारे जीवन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, जिससे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर वायरस भी हमला कर रहे हैं। कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डाटा ग्रहण करके डाटा प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, सामान्यतः जिसका अर्थ गणना करना है। इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। इसे लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य। अबेकस सबसे पहला एक सरल यंत्र है। इसका आविष्कार 1602 ईस्वी में चीन में किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ने, घटाने तथा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता है। डिफेंस इंजन का विकास भी चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। पास्कलाइन है तीसरा पॉइंट। पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया था। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है जो ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनेक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। ये पीढ़ियाँ निम्न हैं। पीढ़ी 1940 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी 1956 से लेकर 63 तक। तृतीय पीढ़ी है 1964 से 1971 तक।
और चतुर्थ पीढ़ी है 1971 से वर्तमान तक, और पंचम में वर्तमान से आगे तक। अब देखते हैं कि पीढ़ी के अनुसार इसके स्विचिंग डिवाइस क्या थे। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब इसका स्विचिंग डिवाइस था। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर जैसे सेमीकंडक्टर से बने हुए थे, ये इनके स्विचिंग डिवाइस थे। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी कहते हैं, जो सिलिकॉन से बने हुए थे, वे इनके स्विचिंग डिवाइस थे। चतुर्थ पीढ़ी में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर्स इनके स्विचिंग डिवाइस थे। और पंचम पीढ़ी में सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जा रहा है। अब स्टोरेज डिवाइस पीढ़ी के अनुसार प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम, द्वितीय पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, और तृतीय पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर, चतुर्थ पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क, और पांचवें पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क। गति मिली सेकेंड में होती थी प्रथम पीढ़ी की, और द्वितीय पीढ़ी की माइक्रो सेकेंड में होती थी, तृतीय पीढ़ी की नैनो सेकेंड में, चतुर्थ पीढ़ी की पिको सेकेंड में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो गति क्या थी? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रथम पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, द्वितीय पीढ़ी में मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, और तृतीय पीढ़ी में रियल टाइम शेयरिंग, और फोर्थ पीढ़ी में टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स, और पंचम में नॉलेज इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं कि उनकी भाषा क्या थी। प्रथम पीढ़ी में मशीनरी भाषा थी, जिसे बाइनरी नंबर 0-1 कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा या उच्च स्तरीय भाषा थी। तृतीय पीढ़ी में फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि। चतुर्थ पीढ़ी में फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, एडीए, कोबोल 74, और पंचम पीढ़ी में नेचुरल लैंग्वेज थी। विशेषताएं: प्रथम पीढ़ी में सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, मंद गति से इनपुट आउटपुट होता था। और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ, आकार और ताप में कमी, तीव्र और विश्वसनीय था। तृतीय पीढ़ी में चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग, रिमोट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध था। चतुर्थ पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता जिससे उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। पंचम में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके वर्गीकरण में हमको समय देखने के लिए उसके रूपरेखा को देखना पड़ेगा, उसके रेखा चित्र को समझना पड़ेगा। कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर हैं। अब हम देखते हैं कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एवं हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। और उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर आते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला, माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर एल्टायर 8800 है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉम टॉप, टैबलेट कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आदि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मध्यम आकार के इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती हैं। इन कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS होती है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार, कार्यक्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग कर्मचारी के भुगतान का ब्यौरा रखने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्य में किया जाता है।
चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। भारत द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम है। इसका विकास सीटेक ने किया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्य में किया जाता है। कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला, एनालॉग कंप्यूटर। इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना एवं तर्क करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर में, बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण सम्मिलित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, ईसीजी और डायलिसिस मशीन। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें प्रिंट करने, डाटाबेस बनाने पर पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्य किए जाते हैं। दूसरा, विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग इत्यादि में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के अवयव। कंप्यूटर के प्रमुख अवयव होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट और तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के टीवी की तरह दिखने वाले एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाती है कंप्यूटर, जिससे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता। कुछ प्रमुख इनपुट यूनिट निम्न हैं: कीबोर्ड, स्कैनर, पावर पॉइंट डिवाइसेस, माउस, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन आदि। आउटपुट यूनिट डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट्स कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि। यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक पॉइंट है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे यूएसबी कहते हैं हम। यह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली बाह्य डिवाइस है जो कंप्यूटर से यूएसबी से द्वारा जुड़ी होती है। यूएसबी से प्लग एंड प्ले फीचर होते हैं जो किसी कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाने या विस्थापित करने में सहायक होता है। तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सभी अंकगणितीय कार्य निष्पादित होते हैं तथा निर्देश, डिकोड और एग्जीक्यूटिव किए जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के लिए सभी प्रकार के अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना और तुलना, दो संख्याओं में यह बताना कि कौन सी छोटी बड़ी है अथवा दोनों बराबर है, इस यूनिट में की जाती है। इसमें सभी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं। प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणाम को अस्थायी रूप में स्टोर करने के लिए इसमें कई विशेष बाइट्स होती हैं। इन बाइट्स को रजिस्टर कहा जाता है।
रजिस्टर यह एक ऐसा उपकरण साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज होती है। मेमोरी अनुक्रम में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को पढ़ लिया है। अब इसके द्वितीय भाग कंट्रोल यूनिट को पढ़ेंगे। यह मेमोरी और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है। कंट्रोल यूनिट का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसे एनालाइज करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। चौथा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करती है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में से एक सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है जो निम्नवत हैं। प्राइमरी मेमोरी, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होती है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे रैम कहते हैं। इस मेमोरी में उपस्थित सूचनाएं अस्थायी होती हैं और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, अर्थात रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में उपस्थित डाटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं जिस कारण उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है परंतु इन्हें परिवर्तित करना संभव नहीं है। डाटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं, अर्थात रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यह मेमोरी कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है। रोम निम्न प्रकार के होते हैं: प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा प्रदान करती है। चौथा है वर्चुअल मेमोरी। यह एक काल्पनिक मेमोरी क्षेत्र है। वर्चुअल या वास्तविक मेमोरी सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह मुख्य मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसलिए बाह्य या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण न तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और न हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है, इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। कुछ मुख्य सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस निम्न हैं। पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज। इसके अंतर्गत हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप आते हैं। दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंतर्गत सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क आते हैं। और तीसरा है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। इसके अंतर्गत प्लेन, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड आते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज को हम अब आगे पढ़ेंगे जिसमें आता है